फिर नेक्स्ट है ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो सोल्जर्स वगैरह थे, किस किस तरह से सोल्जर्स कितने थे, कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने थे, किस किस लेवल पे थे। तो 6 लाख फुट सोल्जर, पैदल सैनिक जो थे वो 6 लाख थे। 50,000 हॉर्स राइडर्स, 9,000 एलिफेंट्स, 800 चैरियट्स, और इनके साथ फिर महावत, ये सारे जो थे। और उसके अलावा नेवी, ये पांचों जो डिपार्टमेंट थे उसके लिए भी अगेन 6 कमिटीज़ मिलिट्री में भी बना रखी थी, और सब में 5 वही मेंबर्स, और ये इन पांचों डिपार्टमेंट का ध्यान रखती थी। एक एक कमेटी पांचों डिपार्टमेंट का ध्यान रखती थी, और जो इन सब को मैनेज करते थे, जो इन सब की सबसे यूँ कह सकते हैं हाईएस्ट पोस्ट कह लीजिए, जो सोल्जर्स का मैनेजमेंट करता था, बॉर्डर की भी लुक आफ्टर करता था, उस पोस्ट का नाम था अंतपाल। ये इंडिका बुक में मेंशन किया था मेगास्थनीज ने, उनको कहते थे अंतपाल। इनके जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम या उस समय जो चाणक्य ने लिखा, इनके सारे जो हम वर्ड्स पढ़ेंगे, जो टर्म्स पढ़ेंगे, मोस्टली आप हिंदी में ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये लोग उस वक्त तो हिंदी ही यूज़ करते थे ना, संस्कृत और हिंदी उसी भाषा को। तो ये जो शब्द हैं ये सब हिंदी के शब्द हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप उसको प्रोनाउंस अच्छे से करेंगे तो आप उसकी इंग्लिश में स्पेलिंग भी सही लिख पाएंगे और याद कर पाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जुडिशियल सिस्टम ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर। तो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी थी किंग की। आज हम सुप्रीम अथॉरिटी किसको दे रहे हैं, जैसे आज की डेट में हम प्रेसिडेंट को देते हैं। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ डिसीज़न प्रेसिडेंट के राय मशवरे से पूरे हो पाते हैं, तो वो चीज़ मौर्यन डायनेस्टी के समय ये किंग सुप्रीम अथॉरिटी थी। उसके अलावा जैसे आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही सेंट्रल कोर्ट कहलाता था, वो हाईएस्ट लेवल का था। और कहाँ था, पाटलिपुत्र में। सबसे पहले पाटलिपुत्र को ही उन्होंने कंट्रोल में किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो पाटलिपुत्र के ही डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल द्रोणमुख, संग्रहण, ये जो थे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से थोड़ा नीचे के कोर्ट्स थे। और फिर आता था विलेज कोर्ट। विलेज कोर्ट में विलेज लेवल पे जितने भी मैटर्स हुआ करते थे उन्हें सॉल्व किया जाता था, फिर चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, कोई से भी केसेस हों वो विलेज कोर्ट पे ही सॉल्व किए जाते थे। जनरली एल्डरली पीपल टुक डिसीजन, वहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते थे, वहाँ पे जो भी पंचायत की राय, जो वहाँ पे सबसे एजेड लोग होंगे, वृद्ध पुरुष, जो बूढ़े लोग होते थे, वो लोग ऐसा करते थे। तो ये जो थे वहाँ पे ऐसे अलग अलग 2 कोर्ट नहीं बने हुए थे, 2 अलग अलग कोर्ट नहीं थे कि क्रिमिनल कोर्ट है तो अलग जाएंगे विलेज वाले और सिविल है तो अलग जाएंगे। यहाँ विलेज कोर्ट के लेवल पे और सेंट्रल कोर्ट के लेवल पे 2 डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं थे, एक ही था, उसी में दोनों तरह के केसेस सॉल्व किए जाते थे, उनकी सुनवाई एक ही जगह हो जाती थी। बाकी इन जो चारों डिस्ट्रिक्ट, लोकल, द्रोणमुख, संग्रहण, यहाँ पे 2 पार्ट में था कि सिविल केसेस के लिए अलग और क्रिमिनल केसेस के लिए अलग। तो जो सिविल केसेस थे उनका नाम था धर्मस्थीय। यहाँ पे रिलीजियस मैटर से रिलेटेड एक्सपर्ट बैठते थे, कोई धर्म से संबंधित कोई बात हो तो ना सिर्फ एक्सपर्ट जो रिलीजियस मैटर के होते थे, जो पुजारी वगैरह या धर्म के ज्ञानी वगैरह, बल्कि अमात्य, मंत्री वगैरह भी होते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि रिलीजियस मैटर्स की जानकारी रखने वाले को भी अमात्य की पोस्ट मिल जाती थी। यहाँ पे जो केसेस सॉल्व होते थे वो थेफ्ट, रॉबरी, चोरी, डाका, बर्गलरी यानी सेंध लगाना
चुपचाप से करना। इन सारे जो तीनों के तरह के केसेस थे इनको साहस शब्द यूज़ किया जाता है। जो टर्म थी वो थी साहस। उसके अलावा और भी केसेस, जैसे कि अगर फॉल लैंग्वेज का यूज़ किया हो, डिफेमेशन किया हो, ब्रॉल किया हो, इसको किस कैटेगरी में रखते थे? वाक पारुष्य या दंड पारुष्य, ये नाम उनको बोला जाता था कि ये इनके एलिगेशंस लगते थे, कोई गलत काम कोई करते थे इस तरह के, जो वो इस कैटेगरी में आते थे। किस कैटेगरी में? धर्मस्थीय में। इस कोर्ट में ये लोग जाते थे ऐसे वाले केसेस लेकर के। दीवानी कोर्ट की तरह था ये, एक तरह से सिविल कोर्ट की तरह था ये। अब दूसरा था कंटक शोधन, दैट मीन्स क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में कई तरह के मैटर सॉल्व किए जाते थे, जैसे स्टेट और पब्लिक के बीच में कोई मैटर हो, और उनको सॉल्व करते थे 3 प्रदेष्ट्री एंड 3 अमात्य। हमने पढ़ा है कलेक्टर के अंडर में प्रदेष्ट्री आता है। फिर टाउन जज जो कि व्यवहारिक महामत्र कहलाता था। डिस्ट्रिक्ट जज को रज्जुक कहते थे। ये नाम है, टर्म्स हैं, आपको टर्म्स एज सच याद करनी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करनी है। क्वेश्चंस किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू चाणक्य 4 ऑर्गन्स ऑफ लॉ वर देयर। एक धर्म, दूसरा व्यवहार, थर्ड चरित्र एंड फोर्थ वन इज शासन। लॉ चला सकते हैं, अगर अच्छे से लॉ हमारे को कंट्री में चलाना है, एरिया में करना है, तो इन चारों बातों का ध्यान रखना होगा अकॉर्डिंग टू चाणक्य। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में इन सारी बातों के बारे में डिटेल में बताया है। अब हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के लास्ट पॉइंट सोसाइटी इन मौर्यन एम्पायर पे आ गए हैं। ये हमने अब तक तो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, लेकिन इसके अलावा किस तरह की सोसाइटी वहाँ पे थी, समाज में किस तरह के लोग थे, कैसे काम कर रहे थे, तो मेगास्थनीज ने भी और चाणक्य ने भी अपने अपने तरीके से इनको बतलाया है। कौटिल्य ने या चाणक्य ने अपने बुक अर्थशास्त्र में उनके काम को देख करके और उनके मतलब जो वर्ण थे, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके अकॉर्डिंग वो लोग जो काम करते थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया है। और मेगास्थनीज ने उनके कास्ट वगैरह के बारे में ना करके वो जिस काम को करते थे और उस हिसाब से उनके जो लिविंग स्टाइल था, लाइफ स्टाइल था, वो क्या प्रिविलेजेस ले रहे थे, क्या कैटेगरी में आ रहे थे, उस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है। तो अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, उन्होंने, चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र। और मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। ये, और जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हमें 3 जगहों से ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि मौर्यन एम्पायर में कैसी सोसाइटी थी। 2 तो ये अर्थशास्त्र और इंडिका, और तीसरा है बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, बिंदुसार के बाद, जब अशोका ने इंस्क्रिप्शन के थ्रू, हमने अशोका के डिटेल में जब पढ़ा है कि उन्होंने कई तरह के इंस्क्रिप्शन बनाए, लिखे, और अपने ऑर्डर्स जो भी देते थे वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू देते थे, तो उनसे भी हमें मौर्यन एम्पायर में कैसी सोसाइटी थी पता चलता है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम के हिसाब से बांटा। 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। शूद्र में भी उन्होंने अलग अलग काम करने वाले जो लोग थे उनको अलग अलग नाम से और कैटेगरीज और फर्दर डिवीज़न भी किया। निषाद, पाराशव, रथकार, क्षता, वेदाहक, सूत, चांडाल एट्सेट्रा, ये उनके शूद्र में भी उन्होंने और सब डिवीज़न कर दिया। ऐसे ही मेगास्थनीज ने, हमने डिस्कस अभी किया था कि मेगास्थनीज ने उनको वर्णाश्रम के तरह से नहीं, उन्होंने वो लोग जो काम करते थे उस हिसाब से डिवीज़न किया। फिलोसोफर्स जो बहुत चिंतन विषय करने वाले होते हैं, आपस किसी सब्जेक्ट मैटर पर डिस्कशन चलता है, अपनी राय मशवरे देते हैं, वो उसमें महामात्य और जो रॉयल फैमिली के जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे वो लोग आ जाते थे। फार्मर्स, शेफर्ड्स एंड हंटर्स, आर्टिसंस, उसमें तरह तरह के आर्ट का काम करने वाले, उसमें
जो पत्थर से जो स्कल्पचर बनाते हैं वो, या फिर पॉटर्स, पेंटर्स, वीवर्स, ये सब इसमें आर्टिसंस में आते थे ना। सोल्जर्स, फिर इंस्पेक्टर्स, उसके अलावा मेंबर्स ऑफ असेंबलीज़ और रूलिंग क्लास, दोनों चीज़ें। मेंबर्स ऑफ असेंबलीज़ जो असेंबली में मेंबर्स थे वो, और रूलिंग क्लास। इस तरह से उन्होंने हर लोअर लेवल पे भी और अपर लेवल, कुल मिला के मेगास्थनीज ने 7 कैटेगरी में बांटा इंडियन सोसाइटी को। उस वक्त विमेन की जो स्थिति थी बहुत अच्छी तो नहीं थी, नॉट टर्म्ड एज गुड बट बेटर देन मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड में एक्चुअली बाहर से इन्वेशन बहुत हो गए थे, इस वजह से विमेन अब धीरे धीरे पर्दे में रहने लगी थी, व्हील सिस्टम अपना लिया था, और उनके साथ उनको कहीं बाहर नहीं अच्छा जाने दिया जाता था, या वो किताबें नहीं पढ़ सकती थी। इस तरह धीरे धीरे उनको अंदर रखने के, बाहर नहीं निकालने के लिए सोचा गया, अंदर घर में ही रखने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा बिकॉज ऑफ इन्वेजन्स, और धीरे धीरे वो सिस्टम बन गया। तो हम कह सकते हैं कि मिडाइवल पीरियड से पहले वाला जो एंशिएंट टाइम था उसमें अगर बहुत अच्छी नहीं भी थी तो भी बुरी भी नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि कंडीशन ऑफ विमेन was not termed as good but better than medieval period। उस समय रीमैरिज करना women को अलाउ था। तो that's all in modern administration। Now we will discuss about Shunga dynasty। We have read that Brihadrath, the last Mauryan empire, was assassinated by Pushyamitra Shunga, his Brahmin minister. So, and he started then Shunga dynasty. Then we will discuss about Shunga dynasty in next lecture. Thank you.